हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राणा क्लासेस। आज हम क्लास 10th फिज़िक्स में नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। रिफ्लेक्शन हमने पढ़ लिया है, रिफ्लेक्शन के लॉज, उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, मिरर फार्मूला, ये सब हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो आज हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास मीडियम एक ना होके दो हो जाए तो लाइट किस तरीके से बिहेव करेगी, वो हमें देखना है, और वो सभी हमारा रिफ्रैक्शन के अंदर आता है। अब जैसा कि हमें पता है, जो हमारी जो लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ठीक है, अगर हमारे पास मीडियम ट्रांसपेरेंट हुआ तो अगर मीडियम ट्रांसपेरेंट होता है तो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। बट अगर हमारे पास जो मीडियम है वो ट्रांसपेरेंट से चेंज हो जाए, मतलब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है अगर रे ऑफ लाइट, तो सोचिए क्या होगा कि मान लिया हमारे पास एयर एक मीडियम है, एयर ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। इस ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। बट अगर लाइट की रेज हैं वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाती हैं, मान लिया ग्लास के अंदर जाती हैं, तो क्या इफेक्ट होगा? तो क्या वो स्ट्रेट लाइन में जाएगी या बेंड हो जाएगी? ये हमें देखना है कि अगर लाइट मीडियम चेंज करती है, फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम वो ट्रैवल करती है, मीडियम चेंज होने की वजह से लाइट में क्या फ़र्क पड़ता है? क्या उसका जो नेचर था स्ट्रेट लाइन का वो स्ट्रेट लाइन ही रहता है या कुछ और हो जाता है? वो चीज़ें हमें देखनी है। अब आपने अपनी डेली लाइफ में कुछ ऐसे फिनोमिना जो होंगे वो नोटिस किए होंगे, जैसे हम कोई भी अगर बकेट लेते हैं उसमें पेंसिल डाल दें, या फिर हम कोई भी ग्लास भी ले लें, कांच का ग्लास ले लें, अगर आप उसमें अगर पेंसिल डाल दें तो जो पोर्शन पेंसिल का ऊपर है, पानी से ऊपर है, वो तो आपको एज इट इज़ दिखाई देगा, बट जो पानी के अंदर पोर्शन है वो आपको थोड़ा उठा हुआ दिखाई देगा। आप चाहें तो इसे घर में कर सकते हैं, करके देख सकते हैं कि जब भी आप पेंसिल को किसी ट्रांसपेरेंट ग्लास, जो हमारा कांच का ग्लास होता है, उसके अंदर डालेंगे पानी में, तो जो पोर्शन आपका पानी के अंदर है वो पोर्शन आपको थोड़ा उठा हुआ दिखाई देगा। दैट मीन्स जो हमारी रे ऑफ लाइट है, क्योंकि हमारे पास क्या है, रे ऑफ लाइट ने मीडियम चेंज किया है। ऊपर जो है मीडियम वो एयर है और नीचे क्या है, मीडियम वाटर है, यहाँ पे ग्लास के अंदर वाटर है। तो मीडियम चेंज होने की वजह से लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं कर पाई, जिसकी वजह से जो हमारी पेंसिल है वो थोड़ी उठी हुई दिखाई देगी, हमें बिल्कुल स्ट्रेट नहीं दिखाई देगी जैसे वो थी। तो ये आपने नोटिस किया होगा। साथ ही आप देखेंगे कि अगर आप कांच के ग्लास में आपने पानी रखा हुआ है और आप उसके अंदर एक नींबू डाल दें अगर, तो ऊपर से आप देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप साइड से अगर देखेंगे तो वो नींबू जो होगा उसका एक्चुअल साइज से बड़ा दिखाई देगा। आपको ऐसा लगेगा कि नींबू पानी के अंदर जाके बड़ा हो गया है। ठीक है, ये सब जो प्रोसेस हैं वो ड्यू टू रिफ्रैक्शन होते हैं। रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो रे ऑफ लाइट है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, मतलब मीडियम चेंज करती है। और मीडियम चेंज करने की वजह से वो जो उसका स्ट्रेट पाथ था, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है वो रे ऑफ लाइट, वो अब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करेगी, वो क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, मुड़ जाएगी। जिसकी वजह से ये सारी चीजें होती हैं कि हमें पेंसिल थोड़ी उठी हुई दिखाई देती है, नींबू का साइज थोड़ा बड़ा लगता है, और भी बहुत सारे ऐसे फिनोमिना है जो आप डेली लाइफ में देखते होंगे और नोटिस करते होंगे। तो अगर हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को डिफाइन करना चाहते हैं तो उसकी डेफिनेशन होगी द फिनोमिना ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ लाइट from one medium to another, due to which direction of propagation of light in the second medium changes. That means एक ऐसा फिनोमिना जिसमें लाइट जो होती है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, जिस वजह से उसकी जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन होगी, जिस डायरेक्शन में वो ट्रैवल कर रही है, उनकी स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करती है, वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन जब दूसरे मीडियम में, अगर ये एयर है और यहाँ पे जाके वो ग्लास में एंटर कर गया, तो एक ऐसा फिनोमिना जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करे और उसकी जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है वो सेकंड मीडियम में जाने से, मतलब मीडियम चेंज करने से इस मीडियम में जाने में वो क्या हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन चेंज हो जाएगी। वो पहले स्ट्रेट था, आगे जाएगा तो या तो वो मुड़ जाए, किसी भी तरीके से उसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन अगर चेंज हो गई, दैट मीन्स दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो मीडियम चेंज होने की वजह से उसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन चेंज हो जाता है, उसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। तो अब हमने देख लिया कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। दैट मीन्स हम नॉर्मली भी कह सकते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम।
तो लाइट क्या हो जाती है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लाइट बेंड हो जाती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे हमने रिफ्लेक्शन में लॉज पढ़े थे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसी तरीके से रिफ्रैक्शन के भी कुछ लॉज होते हैं। तो रिफ्रैक्शन में होता क्या है, मान लीजिए हमारा फर्स्ट मीडियम है, ये हमारा सेकंड मीडियम है और ये हमारी नॉर्मल है। तो रे ऑफ लाइट आएगी, इंसिडेंट रे आएगी। अब ये तो पहले फर्स्ट मीडियम में थी, रे ऑफ लाइट स्ट्रेट जा रही थी, अब वो मीडियम चेंज करेगी, ठीक है, वो मीडियम चेंज करेगी, वो फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में आ रही है। तो मीडियम चेंज करने की वजह से अगर ये सेकंड मीडियम नहीं होता, ये पूरा फर्स्ट ही मीडियम होता, तो उसने स्ट्रेट जाना था बिल्कुल, लेकिन अब वो स्ट्रेट नहीं जा रही है, वो थोड़ी मुड़ जा रही है, ठीक है, वो मुड़ गई है ड्यू टू रिफ्रैक्शन। क्योंकि रिफ्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में लाइट अपने आप को डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन को चेंज कर देती है, तो चेंज कर दिया उसने, तो यही रिफ्रैक्शन है। तो अब रिफ्रैक्शन का पहला लॉ कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई, और जो हमारा नॉर्मल है, ये हमारे पास नॉर्मल है। नॉर्मल क्या होता है, जो प्लेन के ऊपर 90 डिग्री होता है, दैट इज नॉर्मल, नॉर्मल है। और ये हमारी रिफ्रैक्टेड, मतलब जो मुड़ने के बाद, बेंड होने के बाद जो रे आई है, दैट इज रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट जो गिर रही है, जो जा रही है स्टार्टिंग से जो आ रही है, दैट इज इंसिडेंट रे, और मीडियम चेंज करने के बाद जो रे आएगी दैट इज रिफ्रैक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे। प्लेन तो एक ही है ना, अगर मैं इसको यहाँ पे बना पा रही हूँ पेपर में, दैट मीन्स पेपर हमारा क्या होता है, 2D प्लेन होता है। तो ये तीनों के तीनों 2D प्लेन में है, मतलब एक ही प्लेन में लाई करती हैं। तो हमारा फर्स्ट लॉ जो है, फर्स्ट उसका बोलता है लॉ कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो फर्स्ट लॉ को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ द टू ट्रांसपेरेंट मीडिया ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। अब हम सेकेंड लॉ की तरफ पढ़ते हैं। सेकेंड लॉ हमारा कहता है, ये कहता है कि अगर हमारे पास ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन होता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। और ये हमारे पास नॉर्मल, अगर इसको आप पूरा बनाएंगे तो ये नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। तो ये दोनों आई और आर हमें मिल गए। तो सेकंड लॉ हमें कहता है कि साइन और एंगल में हमारा कौन सा एंगल ले रहे हैं हम, आई अपॉन में साइन, और दूसरा एंगल हम कौन सा ले रहे हैं, आर। अगर मैं साइन आई और साइन आर का रेशो करूंगी तो ये रेशो हमेशा कांस्टेंट आएगा, ये हमें कहता है सेकंड लॉ। दैट मीन सेकंड लॉ ये बोलना चाहता है कि अगर हम ऊपर नीचे साइन लें और एक के साथ हम लें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एक के साथ लें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये जो रेशो आएगा ये हमेशा कांस्टेंट रेशो आएगा, ये बदलेगा नहीं। ऐसा नहीं कि एक बार कुछ और आ रहा है, एक बार कुछ और है। अगर हमारे मीडियम सेम है, मान लो ऊपर एयर है नीचे वाटर है, तो साइन आई अपॉन में साइन आर हमेशा कांस्टेंट आएगा। तो सेकंड लॉ को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो होगा दैट इज कांस्टेंट, और इसी को हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। ये स्नेल्स लॉ नाम से काफी फेमस है, तो कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है व्हाट इज स्नेल्स लॉ। जब भी आपके पास स्नेल्स लॉ आएगा तो आप स्नेल्स लॉ में जो ये सेकंड लॉ होता है रिफ्रैक्शन का, यही लिखेंगे। तो ये हमने दो लॉज पढ़ लिए हैं रिफ्रैक्शन के। जिस तरीके से रिफ्लेक्शन में दो लॉज होते हैं, इसी तरीके से रिफ्रैक्शन में भी दो ही लॉज होते हैं। तो अब रिफ्रैक्शन के दो लॉज पढ़ने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू आ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको इस टॉपिक को केवल डायग्राम से समझना, अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया तो आप इसकी थ्योरी आराम से लिख सकते हैं जब भी ये एग्जाम में आएगा। तो आपको करना क्या है, आपको जो रिफ्रैक्शन प्रोसेस होगा वो रिफ्रैक्शन प्रोसेस आपको ग्लास स्लैब से करना है। दैट मीन्स आपके पास एक मीडियम आपको क्या दे दिया, ग्लास स्लैब दे दिया। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हो गई, रेक्टेंगल की है, लेंथ और ब्रेड्थ है इसके डिफरेंट। तो हमारे पास फर्स्ट मीडियम, हमने जो ऊपर का मीडियम है हमारा एयर होगा, ये हमारा क्या है, ग्लास की स्लैब है। और फिर थर्ड मीडियम भी हमारा क्या है, एयर है। ठीक है, तो फर्स्ट मीडियम, सेकंड मीडियम, थर्ड मीडियम, ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये सेकंड और ये थर्ड।
तो हमने ये देखा कि हमारा फर्स्ट और थर्ड मीडियम सेम है, बीच में एक ग्लास स्लैब है, तो हमें इसी के थ्रू रिफ्रैक्शन करना है, मतलब रे ऑफ लाइट आएगी एयर से, वो ग्लास स्लैब को पार करते हुए फिर एयर में जाएगी। दैट मीन्स हमारे पास रे ऑफ लाइट जो होगी वो मीडियम चेंज करेगी, फर्स्ट से सेकंड करेगी, फिर सेकंड से थर्ड मीडियम करेगी। अगर मीडियम चेंज होगा तो रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन होगा तो वो थ्रू ग्लास स्लैब होगा, ये हमें देखना है। अब इसके लिए आपको ये पढ़ने से पहले दो छोटी छोटी चीज़ें पढ़नी होगी कि रेयर मीडियम क्या होता है और डेंसर मीडियम क्या होता है, क्योंकि जब आप रेयर डेंसर मीडियम पढ़ेंगे तभी आप ये सब चीज़ें देख पाएंगे, समझ पाएंगे। अब रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम होता क्या है, नाम से समझ में आ रहा है। डेंसर मीन्स एक ऐसा मीडियम जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो, तो उसे हम कहेंगे डेंसर मीडियम। जिसकी डेंसिटी कम हो उसे हम कहेंगे रेयर मीडियम। अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो जो गाढ़ा होगा, कोई भी चीज़ कोई गाढ़ा होगा, वो उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, सब्सटेंस जो होगा उसके मॉलिक्यूल्स अगर पास पास में हुए मतलब वो बहुत ही डेंस है। डेंस का मीन्स क्या है, बहुत ही उसके मॉलिक्यूल पास पास है, तो डेंसर मीडियम हो गया। अगर मॉलिक्यूल थोड़े दूर दूर हुए, गैप हुआ मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो वो मीडियम कैसा हो गया, रेयर मीडियम हो गया। तो इस तरीके से हम मीडियम को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर मैं दो मीडियम दूं, एक आपको दूं एयर और आपको दूं वाटर, तो जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं क्योंकि गैस है। वाटर क्या लिक्विड है, लिक्विड के पार्टिकल थोड़े पास पास होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स पास पास होते हैं, फिर लिक्विड में थोड़े से दूर हो जाते हैं, पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है, और गैस के बीच में तो काफ़ी ज़्यादा गैप होता है। सबसे कम गैप सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। तो एयर एक गैस है, तो एयर हमारा रेयर मीडियम की तरह काम करेगा, वाटर हमारा डेंसर मीडियम की तरह काम करेगा। ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ वाटर और ऑयल, तो अब ये मत देखिएगा कि पहले तो हमने वाटर को डेंसर मीडियम कहा तो अभी भी वाटर डेंसर मीडियम होगा। इन दोनों में कंपैरिजन देखना है आपको। ठीक है। अगर इन दोनों में ऑयल जो होता है वो ज़्यादा गाढ़ा होता है, ये आपको पता होगा, पानी थोड़ा पतला होता है, दैट मीन्स पानी के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा दूर दूर होंगे, तो ये रेयर मीडियम की तरह काम करेगा और ये डेंसर मीडियम की तरह काम करेगा। अगर हम रे ऑफ लाइट को वाटर से ऑयल में डालेंगे तो वाटर हमारा रेयर बन जाएगा और ये डेंसर बन जाएगा। तो आपको इन दोनों को आपस में, जो भी दो मीडियम आपको दिए होंगे उन्हीं को कंपेयर करना है। जो ज़्यादा गाढ़ा होगा वो डेंसर मीडियम में जाएगा, और जो थोड़ा मॉलिक्यूल जिसके दूर दूर होंगे वो हमारा रेयर मीडियम में जाएगा। तो अब अगर मैं बात करूं एयर की और ग्लास स्लैब की, आपको पता है ग्लास स्लैब एक सॉलिड है तो उनके मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे, ये गैस है तो ये रेयर मीडियम होगा और ये डेंसर मीडियम होगा। तो इस तरीके से आप समझ जाएंगे कि कौन सा मीडियम रेयर है और कौन सा मीडियम डेंसर है। अब जब रे ऑफ लाइट मीडियम चेंज करती है तो ये हमारा नॉर्मल हुआ, ये रेयर मीडियम और ये डेंसर मीडियम। तो रे ऑफ लाइट जब हमारा मीडियम चेंज करती है तो अब आप देखेंगे ये इंसिडेंट रे हुई, तो इंसिडेंट रे जब गिरेगी यहाँ पे नॉर्मल पे, यहाँ पे गिरेगी, तो अगर वो रेयर से डेंसर में जा रही है, ठीक है, वैसे तो उसने स्ट्रेट जाना था अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो, बट अगर वो रेयर से डेंसर में जा रही है तो वो टूवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगी, नॉर्मल के पास आ जाएगी। इसने वैसे स्ट्रेट जाना था, बट रेयर से डेंसर में अगर मीडियम चेंज करते हुए रेयर से डेंसर में रे ऑफ लाइट जा रही है तो वो नॉर्मल के स्ट्रेट जाने नहीं जाएगी, वो कहाँ जाएगी, नॉर्मल के पास हो जाएगी। तो ये नॉर्मल तो ये है ना, तो इधर की तरफ आ जाएगी वो थोड़ा। तो हमारे पास जब भी रे ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम जाएगी तो वो बेंड्स हो जाएगी टूवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, ये पहला केस हो गया हमारे पास। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा पहले केस में कि अगर रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो वो क्या हो जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगी। तो ये तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड, अगर रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाए, उल्टा हो जाए, तो अब ले लेते हैं सेकंड केस, ये डेंसर मीडियम ये रेयर मीडियम। तो रे ऑफ लाइट आई, वो जा रही है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है, तो वैसे तो उसने स्ट्रेट जाना था, ऐसे जाना था, बट ये ऐसे नहीं जाएगी, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, इस केस में ये नॉर्मल से दूर हो जाएगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा, रेयर से डेंसर जाते हुए वो टुवर्ड्स नॉर्मल होती है, डेंसर से रेयर जाते हुए ये क्या हो जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो रे ऑफ लाइट इस तरीके से बिहेव करती है जब भी वो मीडियम चेंज करती है। अगर वो रेयर टू डेंसर करेगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी रे ऑफ लाइट, और अगर डेंसर टू रेयर होगा तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। तो इस तरीके से रे ऑफ लाइट बिहेव करती है। अब आपने ये चीज़ें पढ़ ली हैं, ध्यान से समझ में आ गया है। अब हम करेंगे कि ग्लास स्लैब में किस तरीके से रिफ्रैक्शन होता है।
तो अब हम पढ़ते हैं ये। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंसिडेंट रे आएगी, ठीक है। इंसिडेंट रे आई, वो यहाँ पे गिरी नॉर्मल पे, हमने यहाँ पे नॉर्मल बना दिया, ग्लास स्लैब के ऊपर गिरी। जैसे ही ग्लास स्लैब के ऊपर गिरेगी तो मीडियम चेंज होगा, क्योंकि आगे जाएगी तो मीडियम चेंज, पहले एयर था अब क्या हो जाएगा, ग्लास हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे ग्लास स्लैब नहीं होती तो ये पूरा मीडियम हमारा एयर होता, तब हमारी जो रे ऑफ लाइट थी वो किस तरीके से बिहेव करती, वो स्ट्रेट लाइन जाती, मतलब वो बिल्कुल भी कहीं पे भी बैंड नहीं होती, वो किस तरीके से बिहेव करती, वो बिल्कुल स्ट्रेट जाती। ये तब का केस है अगर ये ग्लास स्लैब यहाँ पे ना हो तो वो बिल्कुल स्ट्रेट जाती, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, ग्लास स्लैब है। तो अब क्या होगा, फर्स्ट मीडियम हमारा कैसा मीडियम है, रेयर मीडियम है क्योंकि एयर है। सेकंड मीडियम हमारा डेंसर मीडियम है, फिर एयर है। तो कंपेयर किसको करेंगे भाई, इन दोनों कंपेयर करेंगे तो ये रेयर ये डेंसर, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये डेंसर और ये रेयर। तो अब हमारी जो रे ऑफ लाइट है वो जा रही है रेयर से डेंसर में, मैंने आपको बताया था टूवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगी। तो ये रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, नॉर्मल के पास आ गई, तो ये टूवर्ड्स नॉर्मल हो गई। टूवर्ड्स नॉर्मल तो ये यहाँ पे गिरेगी, जैसी आएगी स्ट्रेट। अब तो एक ही मीडियम है ना, इस मीडियम में वो यहाँ से यहाँ पे वो मुड़ गई, टूवर्ड्स नॉर्मल हो गई, अब वो स्ट्रेट जाएगी। जब भी जहाँ पे भी मीडियम चेंज होगा वहीं पे वो बेंड करेगी। अब यहाँ पे बेंड नहीं करेगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक वो पूरा स्ट्रेट रहेगी, क्योंकि अभी तो मीडियम ग्लास ही चल रहा है ना। अब ग्लास से जब वो एयर में जाएगी, ठीक है, अब यहाँ पे मीडियम चेंज करेगी, ग्लास से एयर में जाएगी, तब वो दोबारा से क्या करेगी, बेंड करेगी। तो अब हमारे पास फर्स्ट केस है, रेयर से डेंसर में गई तो उसने बेंडिंग करी, फिर वो स्ट्रेट चलती गई, फिर यहाँ पे फिर से मीडियम चेंज होगा तो यहाँ पे नॉर्मल बनाएंगे हम सबसे पहले। अब मीडियम चेंज होगा तो डेंसर से रेयर की तरफ आ रही है, ठीक है। वैसे तो उसने कहाँ जाना था, बिल्कुल स्ट्रेट जाना था अगर हम देखें तो, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट जाना था इस लाइन ने। बट अब वो स्ट्रेट नहीं जाएगी, वो क्या हो जाएगी, डेंसर से रेयर में है तो वो हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये हो गई रे ऑफ लाइट कैसी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अब हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास एक चीज हमने नोटिस करी कि अगर ये ग्लास स्लैब होती ही नहीं तो ओरिजिनल रे इस तरीके से होती, ये होती हमारे पास ओरिजिनल, जो बिना किसी मतलब बेंडिंग के आएगी। बट ड्यू टू ग्लास स्लैब जो हमारी रे थी वो ओरिजिनल रे थी, मुड़ मार के पूरा यहाँ पे आ गई ये वाली, और एक ये वाली। जब आप इनको देखोगे तो ये एक तरीके से कैसे हैं, पैरेलल है बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आई हमें कि जो हमारी इंसिडेंट रे होगी, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इमरजेंट रे। तो आपको सबका नाम बता दिया जाए कि ये तो हमारी कैसी रे है, इंसिडेंट, क्योंकि स्टार्टिंग वाली रे हमारी कैसी होती है, इंसिडेंट रे होती है। तो ये तो हमारी हो गई इंसिडेंट रे। और ये कौन सी रे हो गई, रिफ्रैक्शन के बाद आई है, तो इसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। और नेक्स्ट ये वाली रे जो हमारी होती है इसको हम नाम देते हैं इमरजेंट रे, क्योंकि ये यहाँ से इमर्ज होके निकली है, मतलब पूरा पास आउट करके निकली है। इमर्ज करना मतलब कहीं से निकलना, तो यहाँ से निकली है ग्लास स्लैब को पार करके, तो इसको हम नाम देते हैं इमरजेंट रे। तो ये पूरा प्रोसेस है जिसमें आप सीखते हैं कि किसी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे एक चीज आप देखते हैं, जब आप इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचेंगे स्केल से, एक लाइन ये आ रही है आपकी, ये दोनों आपकी लाइंस जो है वो पैरेलल है। ये कौन सी रे है आपकी, इंसिडेंट रे है, और ये इमरजेंट। तो आपको एक चीज पता चलेगी, सबसे पहली चीज कि जो इमरजेंट रे होती है और जो इंसिडेंट रे होती है, इंसिडेंट रे पैरेलल टू इमरजेंट रे, ये दोनों रे आपस में क्या होती हैं, पैरेलल। एक ये चीज मिली आपको। दूसरी चीज आपको एक डिस्प्लेसमेंट मिला। क्या डिस्प्लेसमेंट मिला आपको, एक चीज देखने को मिली कि अगर रे ओरिजिनल होती तो ऐसी थी, बट क्योंकि ये ग्लास स्लैब से गई तो मुड़ मुड़ के इस तरीके से हो गई है। तो यहाँ से मुड़ना स्टार्ट हुआ ना, यहाँ से आपका लास्ट पॉइंट है जहां से वो ये यहाँ इससे मैं अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर डालूं तो आपको एक चीज मिला कि इतनी शिफ्टिंग हो गई है, और इसी को हम बोलते हैं लेटरल शिफ्टिंग, क्योंकि शिफ्ट हुई है ना, आपकी ओरिजिनल पोजीशन ये थी बट आपकी फाइनल पोजीशन, क्योंकि यही तो वो पॉइंट है जहां से फाइनल पोजीशन निकल रही है। फाइनल पोजीशन यही तो इमरजेंट रे हमारी फाइनल रे है। तो इस पॉइंट और यहाँ से मैंने अगर परपेंडिकुलर डाला तो ये पॉइंट, इतना आपके पास गैप आ गया, मतलब ये वो गैप है जो आपको बताता है कितनी शिफ्टिंग हुई है। यहाँ ये ओरिजिनल होनी चाहिए थी बट फाइनल आपकी ये है, तो आपका इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया है, रे ऐसे ना होके यहाँ से निकली है,
मतलब इतना डिफरेंस आ गया है आपका, इसकी वजह से आपका शिफ्टिंग हुआ है। तो हमने एक चीज नोटिस की कि ग्लास स्लैब की वजह से आपकी जो रे थी वो शिफ्ट हो गई है। उसने ऐसे मूव करना था, बिल्कुल स्ट्रेट मूव करना था, बट वो स्ट्रेट ना मूव करके टेढ़ा मेढ़ा होके इस तरीके से मूव कर रही है, यहाँ तक आ गई है। यहाँ से वो यहाँ पे हो गई है, ओरिजिनली उसे यहाँ होना चाहिए था बट वो यहाँ पे है। दैट मीन्स इस यहाँ से वो यहाँ शिफ्ट कर गई है, तो इसे हम बोलते हैं लेटरल शिफ्टिंग। तो इसी को हम, अगर मैं OA नाम दे दूं तो OA इज अवर लेटरल शिफ्टिंग या लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं, कि जो रे ऑफ लाइट है वो ड्यू टू ग्लास स्लैब डिस्प्लेस हो गई है। तो यही 2 पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं इसमें, कि इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे पैरेलल होती हैं और आपका ड्यू टू ग्लास स्लैब एक लेटरल शिफ्टिंग आ जाती है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। तो जब भी आपके पास रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब आए तो सबसे पहले आप डायग्रामेटिकली देखिएगा, उसके बाद आप इजीली इस पूरे को प्रोसीजर को आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साथ ही वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।